हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका जी। तो अमेंडमेंट सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर जो आप कंटिन्यूटी में देख रहे हैं प्रॉपरली तो ही फायदा है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अमेंडमेंट हो रखी है और ऑलमोस्ट सर्टन है कि क्वेश्चन आना ही आना है कि जब इंश्योरेंस का पैसा वापस आता है। तो उसी कंटेक्स्ट में थोड़ी सी बात और है। मैनर ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ LIP अंडर 56(2)(13। अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का पैसा जी वापस आ गया, वहां आपसे जी 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे हो गया था तो टैक्स दे दो। तो लोग भी सियाने हैं, वो कहेंगे भाई जितना पैसा आया वो सारा इनकम थोड़ा ना है, पूरे पे कैसे टैक्स दे दो। तो देखो भी क्या कहता है। वेयर एनी सम इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट एलोकेटेड बाय द वे ऑफ बोनस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन द सम रिसीव्ड अंडर यूलिप। ये फाइनल फाइनल में डिस्कस होनी है बातें। यूलिप आया था बेटा, कैपिटल गेन में भी इन्होंने कुछ पैरा ऐड किए थे, फिर इन्होंने हटा दिया था यूलिप वाला टॉपिक। अदर देन दी सम रिसीव्ड अंडर की मैन आपको अच्छे से आता है, ये सैलरी के चैप्टर में भी घुसता है, अदर सोर्स में भी होता है और PGBP में। तो इन दोनों पॉलिसीज के अलावा पैसा आया विच इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर 1010D। अब वो पैसा 1010D में एग्जम्प्ट नहीं हो पाया, कारण आपको पता है, या तो 10% से ज्यादा में चला गया होगा या 5 लाख वाली वजह बन गई होगी। द सम सो रिसीव्ड एज एक्सीड द एग्रीगेट of premium paid during the term of such policy and not claimed at deduction। कहता मान लो आपको 7 लाख रुपए आए अब एंड में, और ये टैक्सेबल है, वजह यदि ये है कि 1010D एग्जम्प्ट नहीं कर रहा। कहता है इस 7 लाख में से ये चीज माइनस कर दो। क्या माइनस करना, ध्यान से, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी एंड नॉट क्लेम्ड एट डिडक्शन। मान लो तुमने इसमें प्रीमियम 4 लाख रुपए पे किया, पर उसकी आपने 80C वगैरह में डिडक्शन ले रखी है, फिर माइनस नहीं होना सर, फिर माइनस नहीं होना। 4 लाख रुपए पे किया प्रीमियम एंड नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन। डिडक्शन भी नहीं ली होनी चाहिए भाई, डिडक्शन भी नहीं ली होनी चाहिए, ठीक है सर। कंप्यूटेड अंडर नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड IOS। तो अभी तो ये समझ आ रहा है कि जो आपको टोटल पैसा आएगा उसमें से आपका प्रीमियम इन एग्रीगेट माइनस हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने उस प्रीमियम की डिडक्शन ना ली हो। क्योंकि अब देखो, अब डिफॉल्ट रिजीम में तो 80C है ही नहीं, आपको पता है। तो 80C की वो डिडक्शन जो प्रीमियम वाली होती थी वो तो बंदा लेगा ही नहीं जो डिफॉल्ट में चला गया। तो उसके तो भाई देखो 4 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन वो प्रूव कर देगा। पर अगर आपने इस प्रीमियम को पे करते समय डिडक्शन ले रखी है तो भैया ये 7 लाख में से ये 4 लाख माइनस नहीं होगा, और पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स हो जाएगा अगर 1010D फेल हुआ। तो इन्होंने क्या इसको समझाया सर थोड़ा और अच्छे से? हाँ जी सर, समझाया। CBDT wide notification inserted rule 11 UACA to compute the income chargeable under 56(2)(13। कहता है जी CBDT ने एक रूल भी इसके लिए बनाया है। Where any person received at any time during the previous year any sum under the LIP, then the income chargeable to tax under this section in which the sum is received has to be computed in following manner। कहता है इस तरीके से इनकम निकाली जाएगी। देखिए ध्यान दे, वेयर द सम इज रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे पहली बार आपको पैसा आया, कहता अब A माइनस बी पे टैक्स दे दो। इनकम चार्जेबल टू टैक्स इज A माइनस बी। अब ये A माइनस बी क्या है? A का मतलब है सम और एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव्ड ड्यूरिंग द LIP ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जितने पैसे आए। B का मतलब है एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ LIP टिल द डेट और सीट ऑफ फर्स्ट सम विच हैज नॉट बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन। सर अब कई पॉलिसीज में मल्टीपल टाइम भी पैसे वापस आने हैं ना। तो जैसे फर्स्ट टाइम आपको उस पॉलिसी के अंदर मान लीजिए 12 लाख रुपए आए, और उस फर्स्ट टाइम से पहले आप 10 लाख रुपए के प्रीमियम दे चुके थे जिसपे आपने डिडक्शन नहीं ली थी। याद रखना, डिडक्शन नहीं ली थी, तो टैक्सेबल कितना आएगा? 2 लाख। अब कहता है वेयर द सम इज रिसीव्ड अंडर LIP ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, मतलब आगे जाके फिर पैसा आया। कहता सी का मतलब है सम रिसीव ड्यूरिंग द LIP ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट, मतलब अगले साल में जो पैसा आया। डी इज द एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी टिल द डेट और सीट इन द सब्सिक्वेंट ईयर नॉट बीइंग द प्रीमियम, नॉट बीइंग द प्रीमियम। अब देखो ये कौन सा, जैसे दूसरी बार आप एग्जांपल ले लो कि यहाँ अपने को 15 लाख रुपए आए, तो ये डी का मतलब देख क्या है, जो माइनस हो सकता है।
नॉट, ये वो प्रीमियम नहीं होना चाहिए जिसकी डिडक्शन हो रखी है, बिल्कुल, वो तो ये सुनते ही नहीं। और इट हैज बीन इंक्लूडेड इन बी और डी इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। कहता है ये पिछले किसी सालों का बी या डी नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो पहले 10 लाख रुपए यहाँ पे एडजस्ट हुए हुए हैं, ये तो अब यहाँ माइनस नहीं होंगे, क्योंकि ये 10 लाख वो थे जिनकी डिडक्शन नहीं ली गई, पर ये पहले टाइम एडजस्ट हो गए। अब मान लो ये 15 लाख रुपए जो आए हैं, इनमें 7-8 साल का गैप है, इसमें और प्रीमियम दिए हैं हमने 11 लाख रुपए, ये माइनस हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। मतलब वो प्रीमियम आप लेस कर सकते हैं जिसकी आपने डिडक्शन नहीं ली हुई, पर अगर वो प्रीमियम एक बार लेस हो गया, दोबारा अगली बार फिर उसी पॉलिसी से पैसे आए, तो दोबारा माइनस करने वाली हरकतें ना करें। अब भाई आगे इन्होंने बताया हुआ है कि सम रिसीव्ड अंडर एलआईपी का क्या मतलब, वो आप समझ सकते हैं सर। अब सर जो एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस, ये थोड़ा पेपर में चलने वाला टॉपिक है, मैं कुछ ना कुछ इसमें से आना ही होता, उधर रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स देखें। सर 194 ए एक सेक्शन है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज का, बैंक एफडी, ये वो, इस पे आप याद रखते हो इसे, आज जो देख लें क्या कहते हैं। 194 ए प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट 10% बाय एनी पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल, वही अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है, ये तो जनरल बातें होगी। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194 ए कहेगा 10% टीडीएस काटो। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर 194 ए इज मेड इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय पोस्ट ऑफिस डज नॉट एक्सीड 40,000 रुपये, 50,000 रुपये इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, बिल्कुल सही है। ऑन एनी डिपॉजिट स्कीम मेड दिस, ये आपको पता है सारा, ये तो भाई पता। अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा है ऑन एनी डिपॉजिट स्कीम, ऑन एनी डिपॉजिट मेड विद अंडर स्कीम फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड बाय सीजी, बस सर एक नई स्कीम आई है उसका रोना, पेपर में सवाल आ सकता है। अकॉर्डिंगली सीजी हैज वाइड नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड महिला, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 23, एक नई स्कीम इस सेक्शन में नोटिफाई की गई है। वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख का किया जा सकता है इन नेम ऑफ अ वुमेन और अ गर्ल फॉर 2 ईयर। इस पे एक फिक्स 7.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली आपको मिल जाएगा। ये भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो गवर्नमेंट ने यहाँ नोटिफाई कर दिया, इस स्कीम पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। कॉन्सिक्वेंटली नो टैक्स वुड बी डिडक्टेबल बाय पोस्ट ऑफिस on interest paid or credited under this scheme since amount of interest would not exceed 40। इधर देखो 2 लाख मैक्सिमम जमा होना, 7.5% इंटरेस्ट है, क्वार्टरली है, चलो 7.5 का इफेक्टिवली 8 पॉइंट सम हो जाएगा, इतना अगर आप पूरा डिटेल में भी जाते हैं तो भी बेटा आपका एक फाइनेंशियल ईयर का 40,000 रुपये तो इंटरेस्ट वैसे ही नहीं बनने वाला। चलो फिर भी उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब सर ऐसे ही ये ड्रीम 11 वगैरह, ये जो सारा आजकल चल रहा है गेमिंग घूमिंग, इसका सेक्शन आपने देखा ही है, तो देखें जी क्या कहता है। Guidelines to remove difficulties arising in implementation of provision of section 194 BA। कहता है नया सेक्शन 194 BA आया है फाइनेंस एक्ट 2023 ने, जो टीडीएस काटने की बात करता है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन, एनी इनकम बाय द वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, बिल्कुल, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और नेट विनिंग इन हिज यूजर अकाउंट कंप्यूटेड इन द मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड, आपको 30% वो कहता है जी टीडीएस काटो। ऐसे ही कहता है नेट विनिंग जो ऑनलाइन गेम से होती हैं वो भी चार्जेबल है 30% के हिसाब से। ये उधर टैक्स रेट का सेक्शन है, ये टीडीएस का है, ये टैक्स रेट का। टैक्स वुड बी कैलकुलेटेड ऑन नेट विनिंग फ्रॉम सच ऑनलाइन गेम्स कंप्यूटेड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, वो डिटेलिंग सारी अलग बात है। अब कहते हैं 194 बीए में कुछ डिफिकल्टी आ रही थी, तो फिर थोड़ा बहुत ना उसे सॉर्ट आउट करके दिया। कहते देर आर लार्ज नंबर ऑफ गेमर्स, बिल्कुल सर, कोई रम्मी खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, कोई कबड्डी पे पैसे लगा रहा है, सारा दिन ही खेल रहे हैं लोग। who play with very insignificant amount and withdraw also very small amount। सर 20-20 रुपए, 40-40 रुपए, 50-50 रुपए में टीम बन जाती है। जीत भी ऐसी होती है 40 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, कई बार बड़े हाथ भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। कम पैसा लगता है, कम पैसा ही कमाया जाता है। डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स 194 बीए में फॉर ईच इंसिग्निफिकेंट विड्रॉल वुड इंक्रीज द कंप्लायंस बर्डन ऑफ डिडक्टर। तो कहता है ऐसे छोटे छोटे अमाउंट पे अगर उसे कहा जाए कि भाई साहब टीडीएस काटो, तो इससे टीडीएस डिडक्ट करने वाला जो नेचुरल गेम का ऑर्गेनाइजर है, उधर कंप्लायंस बर्डन काफी बढ़ता है।
कैन देयर बी अ रिलैक्सेशन? सर सवाल सीधा आ सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग पे टीडीएस कब काटने की जरूरत नहीं है, ध्यान दें। टैक्स मे नॉट बी डिडक्टेड ऑन विड्रॉल ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कहता बंदा पैसे निकाल रहा है ड्रीम इलेवन में, उसका जो वॉलेट है उसमें पैसे जमा हुए हैं, वो निकाल रहा है। ड्रीम इलेवन को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेट विनिंग कंप्राइज इन द अमाउंट विड्रॉन डज नॉट एक्सीड 100 रुपए इन अ मंथ। कहता है जी जो विड्रॉल हो रहा है वो 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंसेशन इज डिडक्टेड एट द टाइम when the net winning in withdrawal exceeds 100 रुपए in the same month or subsequent month, or if there is no such withdrawal then at the end of financial year। जैसे भाई उसने अभी मान लो 80 रुपए निकाले तो आपको टीडीएस नहीं काटना। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आप मतलब ऑफ ले सकते हो, कंसेशन ले सकते हो। पर मान लो अब वो अगली बार 50 रुपए निकाल ले, तो 80 पहले निकाल ले, अब 50 निकाल लिए, सेम ही मंथ में 100 से ऊपर चला गया, अब टीडीएस काट दो पूरे पे कटेगा। अगले महीने में, पहले महीने में 80 निकाल लिए, अगले महीने में 50 निकाल लिए, तो वहां पे भी अगर आपका क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको करना। और अगर भी आगे विड्रॉल ना ही हुआ तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस कटेगा ही कटेगा, ये ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन, क्योंकि पहले तो 100 से ज्यादा का विड्रॉल नहीं होना चाहिए, 100 क्रॉस होते आप टीडीएस काटेंगे, तो एक और जिम्मेवारी, डिडक्टर मतलब कि ड्रीम इलेवन अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग द डिफरेंस if the balance in user account at the time of deduction is not sufficient to discharge the tax liability। भाई अब उसने थोड़े पैसे निकाल ले, आपने आगे कहा कि चलो यार इसके पैसे जब ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिडक्ट कर लेंगे। अब आपको इस हिसाब से देखना है कि भाई उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हो थोड़ा बहुत, जो टीडीएस जितना, ताकि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस डिडक्ट करके आप डिपॉजिट करा दो। अगर उसके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो जाता है क्योंकि उसने 80 रुपए निकाल लिए, बाकी की गेम्स खेल दी, तो भाई एज ए ड्रीम इलेवन ये आपकी जिम्मेवारी थी। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि टीडीएस का पैसा है। तो नो डाउट अगर वो विड्रॉल करेगा तो ये क्या करेंगे, उसका अमाउंट साथ साथ ब्लॉक करना शुरू कर देंगे कि इतना तो आपका टीडीएस है भाई, ये आगे जाके यूज होना। When the net winning is in kind, will the tax deduction under 194 BA ऑपरेट? अब जिस तरह आजकल देखो आप, ये क्रिकेट वाला सीजन, आईपीएल वाला सीजन है, उसमें थार, बाइक, आईफोन ये भी प्राइस में मिल रहे हैं। वैसे तो हमने लॉटरी में डिस्कस किया हुआ है कि जब विनिंग इन काइंड भी होता है तो भी टीडीएस होता है। उसमें क्या होता है कि प्राइस तो आप पूरा ही दोगे ना उसे, फिर उसे कहोगे कि भाई इतना टैक्स जमा करवा दो और इधर प्रूफ दे दो, तो प्राइस हैंड ओवर होगा। अब पढ़ के देखते हैं। At outset, it may be clarified where the money in the user account is used to buy an item in kind and given to user, it's a net winning in cash only. Deductor is required to deduct tax at source under 194B accordingly. BA accordingly। जैसे भी उसके अकाउंट में कहता पैसा था और उससे आपने उसे एक चीज खरीद के ऑप्शन दी कि तुम इस पैसे से ये ले सकते हो, तो कहता है वो कैश विनिंग्स ही है, टीडीएस आपका कटेगा। पर सर अब दूसरी सिचुएशन भी करो ना कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया विनिंग के तौर पे, गाड़ी आ गई। देयर कुड बी a situation where winning of game is a prize in kind। इन दैट सिचुएशन कहता है 194 BA2 ऑपरेट करेगा। सर ये सारा लॉटरी वाला हमने पढ़ा हुआ। According to this, where the net winnings are wholly in kind or partly in cash and partly in kind, but the cash is not sufficient to meet the liability in respect of whole of the net winning। In this situation, person responsible for paying before releasing the winning, देखो ये पॉइंट पड़ा हुआ, ensure that the tax has been paid। मान लो थार जीत गया भाई वो, और थार की वैल्यू 20 लाख रुपए है। अब वो जीत गया, टीम बनाई, 20 लाख की टॉप मॉडल थार जीत गया मान लो, तो अब आप इस पे टीडीएस काटना चाहते हो 30%। तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि थार में से कुछ पार्ट्स हम निकाल लेते हैं बाकी तू करवा लियो, ये पार्ट्स बेच के हम टीडीएस जमा करा देंगे। नहीं, आप उसे कहोगे कि भाई साहब 20 लाख का विनिंग इन काइंड है, इसका 30% टैक्स बनता है 6 लाख रुपए। आप अपना पैन नंबर ऑनलाइन चालान भरो और ये 6 लाख रुपए जमा करा दो, और वो हमें प्रूफ दे दो कि आपने ये टीडीएस जमा करा दिया, हम आपकी थार की कीज आपको दे देते हैं। अब देखो, इन दिस सिचुएशन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग डिडक्टर बिफोर रिलीजिंग द विनिंग, ये थार की चाबी देने से पहले, इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड। इन अबव सिचुएशन डिडक्टर विल रिलीज द नेट विनिंग्स इन काइंड आफ्टर डिडक्टी जो जीता है प्रोवाइड्स द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। प्रूव कर दे कि मैंने टैक्स दे दिया, चलान डिटेल्स दे दे।
In the alternative, as an option to remove the difficulty, if any, deductor may deduct tax under 194 BA and pay to the government. ऑब्वियस सी बात है, इन काइंड वाले में अगर आपको कोई डिडक्टर ही जमा करवा दे भाई, तो डिडक्टर पैसे कहाँ से लाएगा? आप थार भी दे दे और 6 लाख रुपया भी दे दे, डिडक्टर क्या कहेगा डिडक्टी को, जो विनर होगा, कि भाई आप पैसे मुझे दे दो, मैं जमा करा देता हूँ, फिर हम आपकी गाड़ी देंगे। हाउ विल बी द वैल्यूएशन ऑफ विनिंग इन काइंड इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। कहता है अब ये जैसे काइंड में जो जीतेंगे, यदि वैल्यूएशन कैसे लगेगी कि वैल्यूएशन कहीं डिस्प्यूट ना हो जाए। वैल्यूएशन कुड बी बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विनिंग इन काइंड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है FMV इज द रूल विनिंग इन काइंड का, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, द ऑनलाइन गेम इंटरमीडिएरी हैज परचेज द विनिंग्स बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू यूजर, तो परचेज प्राइस ही आ जाएगा। अब अगर ड्रीम 11 या माई सर्कल, जो ऐसी एप्स हैं जिसपे क्रिकेट वाले सारा सट्टा चलता है, ये दिखा रहे हैं कि थार मिलेगी, आईफोन मिलेगा, तो भाई इन्होंने कोई आप थोड़ा ना बनाना है थार को, इन्होंने परचेज करके ही आपको देना। तो जो ਉਹਦਾ परचेज प्राइस होगा, वहां से हमें उसकी वैल्यूएशन पता चल जाएगी। मतलब माई सर्कल ने मान लो 10 महिंद्रा थार खरीदी, विनर्स को देगी, तो उसने खरीदी है ना, तो परचेज प्राइस विल बी द वैल्यू ऑफ विनिंग। फिर कहता है अगर ऐसा हो जाए कि ऑनलाइन गेम इंटरमीडिएरी मैन्युफैक्चर सच आइटम्स एज ए विनिंग्स, इन दैट केस द प्राइस इट चार्जेस टू कस्टमर विल बी द वैल्यू। मान लो ये कुछ अपनी मर्केंडाइज खुद तैयार कर रहे हैं, ये वैसे भी बेचते हैं तो जीतने वाले को भी दे देते हैं, तो भाई जो ये प्राइस आउटसाइडर से लगाते हैं वही होगा। इट इज फर्दर क्लास क्लैरिफाइड जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना होगा। सर एक ना फिर टीसीएस में ये आप जो बाहर पैसा पूसा भेजते हो ना, उसके ऊपर इन्होंने काफी लिमिट लुमिट रिवाइज कर दी, और काफी लंबी स्टोरी इंस्टीट्यूट ने यहाँ चला दी है। मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना इस पे जाते नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप एक बार देख लो। Guidelines to remove difficulty in the implementation of changes relating to TCS on liberalized remittance scheme and on the purchase of overseas tour package। कहते हैं 206C1G जब आप पढ़ते हो तो वहाँ TCS है, फॉरेन रिमिटेंस जो भेजी जाती है लिबराइज रिमिटेंस स्कीम के थ्रू, या ये ओवरसीज टूर पैकेज जो बेचे जाते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ। कहता है दिस हैज बीन अमेंडेड एंड द चेंजेस वर टेक इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट 1723। Wide the press release 28/6, Ministry has amended the provision and defer the amendment made by till 30 no. Accordingly, the rate of TCS in case of collection by authorized dealer या seller of overseas packages as under। अब आपको दिख रहा है कि अमेंडमेंट तो फाइनेंस एक्ट 23 ने कर दी थी, 1723 से आनी थी, कर कहते पर डेफर कर दिया गया 30/9 तक। मतलब पहले 6 महीने कुछ और लॉ है, फिर बाद में कुछ और है। देखें कहाँ कहाँ, देखो टेबल ऐसा बना, बिफोर मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स, ये रिमेनिंग 6 मंथ्स ऑन और आफ्टर। यहाँ इन्हें लिखा है रिमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें लॉ चेंज नहीं हुआ, तो एक ही कॉलम है। नो टीसीएस 7 लाख तक, फिर 5% ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। फिर रिमिटेंस आउट ऑफ द लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग एजुकेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं, रेट इसका 0.5% है, ध्यान से पूरे साल एक ही लॉ। सर फिर चेंज है कहाँ? Remittance for purpose other than mentioned in 1 to 2 above, इसमें लिखा है नो टीसीएस अप टू 7 लाख, 5% ऑन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, ये ओल्ड लॉ है। न्यू में नो टीसीएस अप टू 7, 20% ऑफ अमाउंट, रेट देखिए जी 20% कर दिया गया, ध्यान दें। ओवरसीज टूर पैकेज, पहले वाले लॉ में विदाउट एनी थ्रेशोल्ड 5% है, अब कर दिया गया 5% अप टू 7 लाख, और उसके बाद यहाँ भी 20% कर दिया गया। ये रेट्स मिनिमम जरूर पढ़ के जाना भाई, ठीक है। बाकी जी इसमें इन्होंने कुछ पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड वुड बी काउंटेड अंडर LRS, नो टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन इंटर वाइल बीइंग ओवरसीज टिल फर्दर ऑर्डर्स, ऐसी चीजें दी हुई हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना है पढ़ सकते हो। ये जैसे ये वाला मेरे को एक लगा, ये FAQ अच्छा है। कहता है जैसे थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख फॉर TCS टू बिकेम एप्लीकेबल ऑन LRS अप्लाई सेपरेटली फॉर वेरियस पर्पस लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड अदर, सवाल है
फॉर एग्जाम्पल रिमिटेंस 7 लाख की गई फॉर एजुकेशन, अदर रिमिटेंस सेम फाइनेंशियल ईयर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, 7 लाख फॉर अदर। कहता है क्या 7 लाख की तीनों बार एग्जाम्पशन होगी? इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करें, यहाँ से कुछ अगर आ गया तो दिक्कत बहुत होगी। इट इज क्लैरिफाइड थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख फॉर LRS इज कंबाइंड है कहता। फॉर एग्जाम्पल दस इन गिवन एग्जाम्पल 7 लाख remittance अंडर LRS shall not be liable for TCS. However, subsequent 14 लाख, जैसे उसने सात तीन बार गिन दिए थे ना, कहता सबका साथ साथ नहीं है, सात इकट्ठे ही है, would be applicable under TCS, उस पे TCS लगेगा। For example, if remittance under LRS are made in current financial year at different point of time, TCS rate for 14 lakh would depends upon the time of remittance, क्योंकि फिर वो 1 अक्टूबर से चेंज भी होते हैं। जैसे वो कहता है 7 लाख remittance LRS एजुकेशन पर्पस, नो TCS। बियॉन्ड 7, इफ इट इज ऑन और बिफोर, अब ध्यान से समझे, ऑन और बिफोर मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स तो 5% है। बियॉन्ड 7, इफ इट इज ऑन और आफ्टर तो 0.5% है। ये आप चेक कर सकते हैं, जो ये टेबल लगा हो तो वो वाली बातें यहाँ ये कर रहा है। तो ध्यान पूरा पूरा आपको होना चाहिए। देखिए जी क्या क्या लिखा हुआ, 7 लाख अंडर LS इफ ऑन और बिफोर 30 सितंबर, 5% इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस अनलेट इज इट फॉर एजुकेशन पर्सन फाइनेंस, क्योंकि उसमें 0.5 हो जाता। देखो भाई ये 5% लगाया इन्होंने, अगर ये एजुकेशन हो गया तो 0.5 हो जाएगा। अब जो आप इसे आगे ले गए मतलब कि भाई ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे, तो इसने लिखा है 0.5% इफ इट इज फॉर एजुकेशन पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, 5% मेडिकल में, 20% फॉर एनी अदर। तो भाई ये बहुत अच्छे से आपको ये वाली चीज देखनी होगी। फिर सर इसमें ना एक और कहानी जो अच्छा FAQ मेरे को लगा, वो ये वाला तो आप अपने आप समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फोर्थ वाला ये अच्छा लग सकता। Whether the threshold of 7 lakh for TCS to be become applicable on LRS apply separately on each remittance through authorized dealer? If not, will the AD authorized dealer को कह रहा हूँ, how will the AD know about the remittance made earlier? देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आप 7 लाख तक माफ कर रहे हो कई जगह पे, अब बंदा डीलर ही बदल दे, पहले किसी वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफर कराए, फिर 100 डीलर और बैठे हैं, बैंक्स बैठे हैं, उनसे ट्रांसफर करवा ले, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे की 7 लाख की लिमिट खत्म हो गई है? पहले तो ये कहते हैं कि 7 लाख की लिमिट जो है वो रिमिटर के लिए है, नॉट अ डीलर। मतलब कि ऐसे तो फिर आप 6 डीलर यूज कर लो, 42 लाख की लिमिट हो जाएगी। सिंस फैसिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट ऑफ रिमिटेंस बाय द रिमिटर इज अंडर डेवलपमेंट बाय RBI, कहता है ऐसी फैसिलिटी तो अभी बनाई जा रही है जिसपे रियल टाइम में अपडेट हो सके कौन कितने पैसे बाहर भेज चुका है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द डिटेल ऑफ अर्लियर रिमिटेंस अंडर LRS बाय रिमिटर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर मे बी टेकन बाय AD थ्रू एन अंडरटेकिंग। इसका मतलब आपके पास ग्राहक आया जिसने बाहर पैसे भेजने हैं, आप डीलर हो, आप उससे एक अंडरटेकिंग साइन कराओ कि पहले तुमने इस साल में कितने पैसे बाहर भेजे हैं। ये वहां डिक्लेयर करता मैं तो कभी भेजे ही नहीं, फिर तो 7 लाख वाली एग्जम्पशन एंजॉय करेगा। If authorized dealer collect the tax at source based on the info given in the undertaking, he will not be treated as cess in default. आपने साइन करवा लेने बेटा, पंजाब में हमारे बहुत कॉमन, उन्होंने कहा ना यहाँ साइन कर दो बस कोई बात नहीं। हाँ अगर वो बेचारा इनोसेंट फंस गया जिसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी तो कार्रवाई उस पर होगी। और फॉर एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन अंडरटेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट द रेमिटर। मैंने इनोसेंट इसलिए कहा, कई बार ना लोग बताते ही नहीं कि किस पे साइन करा रहे हैं। अगर आप खुल के बात करो कि भाई साहब पहले भी पैसे भेज चुके हो तो शायद उसे अवेयरनेस हो कि हाँ भेज चुके हैं, बता दो कितने भेजे थे, तो बात और है। इट इज क्लैरिफाइड द सेम मेथडोलॉजी ऑफ टेकिंग द अंडरटेकिंग फ्रॉम द बायर ऑफ ऑथराइज्ड सॉरी ओवरसीज टूर पैकेज में भी फॉलो। ठीक है जी, बाकी सर आप पढ़ना है तो पढ़ लेना, इतने मेरे को तो लग नहीं रहा कि इतना इस एक ही टॉपिक पे जाएगा, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। लास्ट वाली भी थोड़ी ठीक ठाक सी अमेंडमेंट है, ज़्यादा नहीं है, पर खत्म करते हैं अब। प्रोविजन फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट, अमेंडमेंट इन रूल 114B एज पर सेक्शन 139A5, ये कोटिंग ऑफ पैन वाला, कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इंट्रॉल इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स pertaining to such transaction as entered into by as may be prescribed by CBDT। ये तो फास्ट फॉरवर्ड रखो, ये तो पता ही बच्चे को। As per the second proviso, requirement of mandatory quoting of PAN is relaxed where the person does not have a PAN, तो फॉर्म नंबर 60 वो भर देता था, अभी तक तो हमें पता है।
CBDT, wide this notification, amended the second proviso to withdraw such relaxation for a company or a firm. That is with effect from 10-10-23. Second proviso that any person not being a company or firm who does not have a PAN who enters into a transaction specified has to make a declaration in Form 60 giving the particular of such transaction. तो भाई देखो इन्होंने ये लिखा है कि एनी पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी और फर्म हु डज नॉट हैव अ पैन। ऊपर अगर आप ध्यान से देखें उन्होंने कहा था अमेंड किया गया सेकंड प्रोविजो को टू विड्रॉ सच रिलैक्सेशन फॉर कंपनी और अ फर्म। ठीक है, अब यहाँ सेकंड प्रोविजो क्या कहती है? एनी पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी फर्म डज नॉट हैव अ पैन एंड हु एंटर इनटू ट्रांजैक्शन हैज टू मेक अ डेक्स। मतलब समझ गए ना कि कंपनी और फर्म को तो बाहर कर दिया उस रिलैक्सेशन से। However, a foreign company who does not have an income chargeable to tax in India does not have a PAN enter into following transaction with IFC banks, वो डिक्लेरेशन अभी भी फॉर्म 60 में दे सकती है। तो देख लो भाई केड़ी केड़ी वो ट्रांजेक्शन्स हैं, अमेंडमेंट का इफेक्ट वो सारा हम पढ़ते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट एंड बेसिक, ऑल सच ट्रांजेक्शन। फिर टाइम डिपॉजिट्स जिनमें इनके साथ होना चाहिए या तो एक बार में 50,000 से ज़्यादा या पूरे साल का 5 लाख से ज़्यादा। आईएफसी बैंक बुक जो है वो आपने पढ़ना है भाई। आओ जी अमेंडमेंट देखें। एज पर 139A रेड विद 114BA एवरी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन हैज टू अप्लाई फॉर पैन इफ ही वांट्स टू एंटर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कहता भाई आज तक आपके पास पैन नहीं है पर आप ये नीचे लिखी हुई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो पैन अलॉट करा लो। डिपॉजिट इन कैश in one or more account with the banking company, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अगर कैश जमा कराना चाहते हो मुन्ना पूरे साल में 20 लाख से ज्यादा, या विड्रॉ करना चाहते हो 20 लाख से ज्यादा, ओपनिंग ए करंट अकाउंट कैश क्रेडिट विद ए बैंकिंग कंपनी, all such transactions are prescribed for PAN or Aadhaar in document pertaining. CBDT wide notification amended these rules to provide that a person is not required to apply for a PAN or a quote a PAN in case where person making a deposit or withdrawal of amount otherwise fund by way of cash one or two above or opening a current account जो कि सीसी लिमिट नहीं है is a non resident or a foreign company, उनके लिए रिलैक्स किया गया। transaction is entered with a IFC banking unit and such non resident or foreign company does not have any income chargeable to tax in India। तो सर क्या क्या इफेक्ट आया? सर पहले तो 114 बी में उन्होंने कहा कि फॉर्म नंबर 60 जो है ना वो अब कंपनी और फर्म नहीं दे पाएंगे। बाकी जी फॉरेन कंपनी को रिलैक्सेशन वहां भी दी गई। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये चीजें करनी है तो पैन नंबर तो होना ही चाहिए, ये वाली चीजें। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बीए और बीबी में भी एक्सेप्शन डाली कि भाई अगर आप फॉरेन कंपनी हो या नॉन रेजिडेंट हो, आपकी कोई इनकम चार्जेबल नहीं है तो आप ये अकाउंट कौन खोल रहे हो जो सीसी अकाउंट नहीं है, ट्रांजेक्शन आईएफसी बैंक के साथ है, तो थोड़ा सा अगर 5 मिनट इस पे भी आप लगा लें तो डन है। ठीक है जी, डन समझते हैं इसको। टैक्स का अमेंडमेंट सब और अब कोई इशू पेंडिंग नहीं है।